नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका संवाद कार्यक्रम में। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शिक्षक दिवस के बारे में। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसी प्रकार से आज की इस चर्चा में हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं। सबसे पहले तालियों के साथ उनका हम स्वागत करते हैं। शिक्षक दिवस यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती, जो कि स्वयं एक महान शिक्षक थे, दार्शनिक रहे हैं और जिन्होंने ये जो रोशनी है, जो गुरुजनों के सम्मान की रोशनी पूरे समाज में फैलाई। और गुरु का अर्थ यानी गु यानी कि अंधकार और रू यानी कि प्रकाश, और गुरु जो कि ईश्वर समान, ईश्वर तुल्य माना गया हमारी भारतीय संस्कृति में। उन्हीं के सम्मान हेतु शिक्षक दिवस हर वर्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती के अवसर पर 5 सितंबर को मनाया जाता है। और आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ आज विषय विशेषज्ञ के तौर पर स्टूडियो में हैं डॉक्टर नरेंद्र थापक जी, जो कि कुलगुरु हैं एलएनसीटी विश्वविद्यालय से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही में आज की चर्चा में हमारे साथ आज हैं डॉक्टर उषा खरे जी, जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित शिक्षाविद हैं, राष्ट्रपति सम्मान से पुरस्कृत हैं आप। साथ ही में कौन बनेगा करोड़पति कर्मवीर अवार्डी भी हैं आपका भी मैडम बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही में हमारे साथ श्रीमती संगीता सक्सेना जी, जो कि प्राचार्य हैं कमला नेहरू सांदीपनी कन्या शासकीय विद्यालय भोपाल से। मैडम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही में आपको बता दें हमारे साथ शिक्षक गण भी उपस्थित हैं। डॉक्टर अनु श्रीवास्तव जी, जो कि एचओडी हैं एलएनसीटी यूनिवर्सिटी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन विभाग से। मैडम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर प्राची चतुर्वेदी जी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एलएनसीटी यूनिवर्सिटी में। डॉक्टर दुर्गा सिंह जी, जो कि संस्कृत पढ़ाती हैं शासकीय नवीन कन्या हायर सेकेंडरी नेहरू नगर स्कूल में। सारिका मनीष शर्मा मैडम, साथ ही में शिवानी शर्मा मैडम, सत्यम पांडे जी, और साथ ही में विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं, विद्यालय के छात्र छात्राएं हमारे साथ हैं, जो कि आज इस चर्चा में सहभागी बनेंगे। उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और पहला प्रश्न, जिस प्रकार से डॉक्टर सर्वपल्ली जी ने कहा है कि सच्चा शिक्षक वही है जो अपनी विद्यार्थी के भीतर छिपी हुई प्रतिभा को पहचाने और उन्हें अज्ञान से, अंधकार से निकाल कर ज्ञान, सदाचार और आत्मबोध के प्रकाश की ओर ले जाए। तो यही भाव हमारे गुरुजनों का रहता है। सबसे पहला प्रश्न हम डॉक्टर नरेंद्र थापक जी से पूछना चाहेंगे कि इस समय की अगर बात करें, और क्योंकि आज का जो दिवस है वो मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती के अवसर पर, जिन्होंने ये जो अंधकार है, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है, और जो शिक्षक है उसकी महती भूमिका रहती है किसी भी राष्ट्र के उत्थान के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए। वो भाव आप हमारे जो दर्शक हैं उनके समक्ष प्रस्तुत करें। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने पहले ही कहा है कि जो शिक्षा हमको मानवीय संवेदना, संस्कार और जीवन जीने की कला नहीं सिखाती है, वो शिक्षा नहीं है। बिल्कुल। आज आवश्यकता इस बात की है कि जो हमारी पारंपरिक शिक्षा रही है, यदि हम द्वापर युग की बात करें तो द्वापर में जो 14 विद्याएं थी वो पारंपरिक शिक्षा का स्रोत रही हैं, और जो 64 कलाएं थी वो तकनीकी शिक्षा का स्रोत थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्ञान का आधार, विचारशीलता और विश्लेषण यदि बच्चों को सिखाया जाता है तो हमारी निश्चित तौर पर जो पारंपरिक ज्ञान परंपरा है हमारी भारतीय संस्कृति की रही है, बच्चा उसमें पारंगत हो सकता है। और तकनीकी नवाचारों की बात करते हैं तो कौशल, नवाचार का विश्लेषण करने के बाद यदि हम शोध और अनुसंधान की ओर अग्रसर होते हैं, वह भी भारतीय ज्ञान परंपरा को आधार मानकर, तो निश्चित तौर पर बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा और चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व विकास का बोध उसमें अपने आप आ जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छे से सर आपने बताया। और जो 4 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, कौशल विकास, नवाचार और शोध, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और विद्यार्थी गणों को इसमें पारंगतता प्राप्त कराते हैं शिक्षकगण, जिनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। डॉक्टर उषा खरे मैम, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि कई दशकों तक आपने शिक्षा जगत में आपने बहुत करीबी से देखा है शिक्षा जगत को, और क्या आज के समय में ये जो गुरु शिष्य परंपरा है, क्योंकि भारत जो है उसको विश्व गुरु बताया गया है, हम प्राचीन काल से देखें तो विश्व गुरु रहा है हमारा भारत। तो ये जो गुरु शिष्य परंपरा है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और प्राचीन काल से जब हम इतिहास के पन्ने खोलते हैं तो इसका वर्णन मिलता है। लेकिन आज के समय में क्या स्थिति है? जी देखिए, सनातन संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा जो एक उज्जवल परंपरा थी, वो आज के युग में धीरे धीरे कहीं ना कहीं कमी आ रही है।
आज हम जो घटनाएं प्रतिदिन सुनते हैं कक्षाओं में, बच्चों के मन में पता नहीं क्या कैसा समय आ रहा है कि वो आदर सत्कार या वो जो सम्मान होना चाहिए शिक्षक के प्रति, वो दिन पे दिन कम होता जा रहा है। इतना मीडिया का समय है, हर घटना 1 मिनट में पूरे विश्व में यहाँ से वहाँ हो जाती है। तो इस समय हम लोगों की एक नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने देश की संस्कृति को बचा कर रखें। गुरु शिष्य परंपरा को यदि हम कम होने देते हैं तो विश्व गुरु बनने के मार्ग में हमें कहीं ना कहीं एक बहुत ही अजीब लगेगा कि हमारी तो सनातन संस्कृति थी जहाँ हमारे बच्चों ने सर्वस्व निछावर करके अपने गुरुओं को सम्मान दिया और गुरुओं ने भी उनको वो अद्वितीय आशीर्वाद दिए जिनसे उन्हें पूरे ब्रह्मांड में ख्याति प्राप्त की। तो आज यदि हमारा बच्चा कहीं अपने नैतिक मूल्यों से भटक रहा है तो इस भौतिकवादी युग में उसको संवेगात्मक रूप से विकसित करने के लिए हम सबका सामाजिक दृष्टि से एक उत्तरदायित्व होना चाहिए। हमें अपने बच्चों को वापस किसी न किसी तरीके से, चाहे हम छोटी बातें करके संस्कार के रूप में उनको जोड़ें या तो मतलब शिक्षक की भूमिका कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। कितना भी यूट्यूब पर, कितना भी हम मल्टीमीडिया पर अपने एक से बढ़ के एक चीज़ों को लेकर आ जाएं, तो भौतिकवादी युग में अगर संवेगात्मक विकास की हम बात करेंगे तो हमें वापस इस परंपरा को जीवित करने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे, जो दिन पे दिन कम होती जा रही है, उसे वापस जीवित लाना पड़ेगा। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी बात आपने रखी है सभी के समक्ष कि कितनी भी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, कितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए, लेकिन शिक्षक की जो भूमिका है उसको रिप्लेस कोई नहीं कर सकता है। संगीता मैम, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि कई सारे आप विद्यार्थी गणों के बीच में रहते हैं, शिक्षक गणों के बीच में रहते हैं, तो शिक्षक की भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि थापक सर ने बोला, चरित्र निर्माण के लिए, व्यवहार के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है एक शिक्षक। आज के समय में जैसा कि मैडम बताया, उषा मैम ने बताया कि गुरु शिष्य परंपरा से दूर जा रहे हैं विद्यार्थीगण, आपके क्या विचार हैं? मेरा ऐसा सोचना है कि गुरु शिष्य परंपरा से विद्यार्थियों के दूर होने का एक प्रमुख कारण है विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में संबंध का स्थापित ना हो पाना। कहीं ऐसा लगता है कि कक्षा में अध्यापन के दौरान शिक्षक अपने अध्यापन पर ध्यान देने में ज़्यादा समय खर्च करते हैं और विद्यार्थियों से उनका संबंध स्थापित नहीं हो पाता। तो कुछ गतिविधियां विद्यालयों में ऐसी होना चाहिए और हो भी रही हैं। विद्यालय में नवाचार किए जा रहे हैं विद्यालयों में, जहाँ सर्वप्रथम प्राथमिक कक्षाओं से ही गुरु और शिष्य के बीच में एक संबंध स्थापित होना आवश्यक है। और वो संबंध होता है स्नेह का। स्नेह का धागा जब गुरु और शिष्य के बीच में मजबूत होता है तो गुरु को शिष्य अपने आदर्श के रूप में स्वीकार करता है और फिर वो उसके सम्मान में कहीं कमी आने नहीं देता। ऐसा मेरा विचार है। बहुत अच्छा विचार है और ये वाकई में बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। जो टीचर और स्टूडेंट बॉन्डिंग है, इसको बनाए रखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे साथ डॉक्टर अनु श्रीवास्तव मैडम है। मैडम, आपके साथ कई सारे विद्यार्थीगण जुड़े हुए हैं और जैसा कि मैडम कह रही हैं, टीचर स्टूडेंट्स बॉन्डिंग बना रहना बहुत ज़रूरी है। आपके पास महाविद्यालय है, कॉलेज है, कॉलेज के बच्चे परिपक्व रहते हैं, चरित्र का निर्माण हो चुका होता है, उनके लिए गुरु शिष्य परंपरा आज के समय में कैसी है और शिक्षक दिवस आपके कॉलेज में कैसा बनाते हैं? धन्यवाद कृतिका जी, मुझे और मेरे विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। आपका सवाल जो है, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ कि चारित्रिक निर्माण जो है वो स्कूल शिक्षा के दौरान बच्चों का काफ़ी डेवलप हो चुका होता है, लेकिन जब हम महाविद्यालय स्तर पर बच्चों की साथ में डील करते हैं तो मुझे लगता है हमारी भूमिका ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा बड़ी हो जाती है, क्योंकि अब हमें बड़े बच्चों के साथ में उनके जीवन मूल्यों को स्थापित करना है जी। तो बिल्कुल यहाँ पे बच्चे जो हैं, शिक्षक दिवस पे जो है मेरा यही प्रयास होता है कि बच्चों के बीच में, जैसे मैम ने कहा कि स्नेह का संबंध जो है वो बच्चों के साथ में स्थापित करना ज़रूरी है। बच्चों को सिर्फ अध्यापन ही नहीं, कक्षा में सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही नहीं, बच्चों के जीवन की जो परेशानी है, बच्चों का जो रोज़मर्रा के जो जीवन में उनकी समस्याएं हैं, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है उसकी समस्याएं छोटी होती हैं, कुछ अलग प्रकार की होती हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनके जीवन में वो भी कई आपाधापी से जूझते हैं, बहुत सारे उनके मेंटल ट्रॉमा होते हैं। तो वो सब भी शिक्षक सुने और उस पर अपनी एक अच्छा राय उनको दे पाएँ और बच्चे आपसे इतना खुलें, उनको एक स्नेह का बंधन हो कि बच्चे आपसे बेझिझक वो सारी बातें कर पाएँ। तो मेरी कोशिश पूरी होती है कि बच्चे हर रूप में मुझसे जुड़ें और उनके समस्याओं को मैं कहीं ना कहीं सुन पाऊँ और उसका समाधान कुछ दे पाऊँ।
बिल्कुल। और वाकई में जो ये गुरु की भूमिका रहती है, एक गुरु की तस्वीर जो रहती है विद्यार्थियों की नज़रों में ऐसी ही रहती है कि स्नेह से पूर्ण हो गुरु, और तभी ये जो संबंध होता है, स्नेह का संबंध है, बना रहता है और कोई भी विद्यार्थी अपनी बात आसानी से अपने गुरुजनों के समक्ष रख पाता है। एक विद्यार्थी हमारे साथ हैं, वो अपनी बात साझा करना चाहेंगे। हमारे साथ अभय राज त्रिपाठी हैं जो कि एलन सिटी यूनिवर्सिटी से हैं। आप अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। Hello. बोलिए Very आप। good morning, everyone. My question is from educators who is sitting in the corner, especially ma'am and sir. पूछिए। Good morning, respected sir. Ma'am, कृपया हिंदी में अपनी बात रखें। मैं टीचिंग प्रैक्टिसेस के बारे में जानना चाहूँगा। टीचिंग प्रैक्टिसेस के बारे में, जैसे कि जो स्टूडेंट्स रूरल बैकग्राउंड के हैं लेकिन वो फिर भी स्टेट बोर्ड्स में हैं, सेंट्रल बोर्ड्स में हैं, लेकिन उनके अंदर वो जो करिकुलम भी सेम है, पैटर्न भी सेम है, बुक्स भी सेम अप्लाई हो रही हैं। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ योर सब्जेक्ट, एज आई सेड यू दैट यू आर द एजुकेटर ऑफ इंग्लिश, राइट? हाउ मेनी स्टूडेंट्स नोज इंग्लिश हियर? क्वाइट फ्यू ऑफ देम, राइट? मैम, कैसे आप उसको इवेल्युएट करती हैं और रिफ्लेक्ट करती हैं मैम ऑन योर टीचिंग प्रैक्टिस? बिल्कुल अभयराज जी, आपका प्रश्न हम समझ चुके हैं कि आपका पूछना है कि अगर ग्रामीण अंचल से कोई विद्यार्थी आता है और वो इंग्लिश नहीं जानता है, कैरिकुलम सेम है लेकिन भाषा में दिक्कत आ रही है, तो आप उस विद्यार्थी को कैसे समझाते हैं? कृपया माइक मैडम को दे दें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है अभय। ये बात सिर्फ ग्रामीण अंचल से नहीं, ये परेशानियां हम दिन प्रतिदिन हमारे शहरी क्षेत्रों में भी देखते हैं। तो बच्चे का जो बैकग्राउंड होता है, जिस परिवेश से वो हमारे बीच आता है, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है बच्चे के पूरे व्यक्तित्व पर। तो नेचुरली हम अभी जैसे एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड के सारे सिलेबस सेम है, हम एक जैसा ही सिलेबस पढ़ रहे हैं, फिर भी बच्चों के पढ़ाई के स्तर में या उनके परफॉर्मेंसेस में फ़र्क होता है। तो सबसे पहले हमें बच्चे को, जैसा कि मैडम ने भी कहा था, कि हमें पहले तो बच्चे के साथ वो प्रेमपूर्ण संबंध स्थापित करना पड़ेगा। जो बच्चा एक लो सेल्फ एस्टीम के साथ हमारे बीच आ रहा है, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ हमारे बीच आ रहा है, तो सबसे पहले हम एक प्रेमपूर्ण संबंध उसके साथ स्थापित करते हैं ताकि वो बेहिचक सबसे पहले तो कक्षा में नियमित रूप से उपस्थित हो। जब बच्चा नियमित रूप से उपस्थित होता है तो हम उसकी जो छोटी छोटी बारीकियां हैं, गलतियां हैं, कमियां हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं और हमारे लेसन्स को भी उसके अकॉर्डिंग प्लान करते हैं। उसके लेवल तक जाकर धीरे धीरे हम बच्चे को साथ लेकर अपने आगे बढ़ते हैं। तो हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि ग्रामीण अंचल से यदि कोई बच्चा आया तो हम उससे अभी एकदम फर्राटेदार अंग्रेज़ी की उम्मीद कर ले। तो जैसे एक एक कदम हम छोटे बच्चे के साथ बढ़ाते हैं, वैसे ही धीरे धीरे हम बच्चों को अपने उसका जो वास्तविक स्तर है उस तक लाने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छे से शिवानी मैम आपने बताया। आप इंग्लिश पढ़ाती हैं, लेकिन इंग्लिश पढ़ाने के साथ साथ किस प्रकार से विद्यार्थी गणों से बॉन्डिंग बना के रखना चाहिए, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर राधा कृष्णन जी ने कहा है कि गुरु सिर्फ ज्ञान नहीं देता, वो एक व्यक्ति का निर्माण करता है, विद्यार्थी के संपूर्ण जीवन में उसको दिशा प्रदान करता है। और अब अगला प्रश्न हम हमारे बीच कुलगुरु डॉक्टर नरेंद्र थापक जी से पूछना चाहेंगे। सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिक्षकगण पूरा जीवन अपना समर्पित करते हैं विद्यार्थी गणों को शिक्षित करने के लिए। फिर भी विद्यार्थी गणों की जो मन में भावनाएं होती हैं कि टीचर और ऐसा पढ़ा दे या ऐसा कर दे, तो जैसा कि प्रश्न हमारे बीच से अभी उठा था कि इंग्लिश की टीचर है लेकिन वो हिंदी की मीडियम विद्यार्थी को कैसे पढ़ाएगी, तो ऐसे विद्यार्थी गणों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि शिक्षक के लिए कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि इतने विशाल संख्या में विद्यार्थी गणों को मार्गदर्शन प्रदान करना? एक्चुअल में जब बच्चा कॉलेज, स्कूल से कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज़ में आता है, जी सर, तो सबसे बड़ी समस्या उसके सामने होती है असफलता का डर। उसको लगता है कि पता नहीं मैं इतने शहरी बच्चों के साथ में अपने आप को कैसे स्थापित कर पाऊंगा, कैसे सामंजस्य बना पाऊंगा। तो सबसे पहले टीचर की जिम्मेदारी जो मुझे लगता है कि उस बच्चे को सहज भाव से, एक मातृत्व वात्सल्य के भाव से उसको समझाने की कोशिश करें कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है, ये तो भाषाई लक्षण है, वो भाषा से कुछ नहीं होता है। आपका जो हुनर है वो आपके अंदर है, वो आपकी जो अंदर की प्रतिभा है उसको निखारने का एक प्लेटफॉर्म हमारे टीचर्स उसको उपलब्ध करा सकते हैं। जैसे
कई बार क्या होता है कि बच्चा को फियर होता है, क्लास में बैक बेंचर्स बनता है, वो आगे बैठना नहीं चाहता है, तो उसके मन में बचपन से भाव बना दिए जाते हैं। इवन घर के पेरेंट्स भी उसके लिए जिम्मेदार हैं। मुझे लगता है कि ये बच्चा तो कमजोर है, कई बार अपशब्द का बोल देते हैं कि बहुत बच्चा गधा है, तो तू तो कुछ कर ही नहीं सकता है जी। तो मुझे लगता है कि जो बच्चों के मन में एक जो ये भाव आ जाता है कि मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ, इसके ज्यादा नहीं कर सकता। इवन जो फिक्स्ड माइंडसेट वाला भाव है कि मैं समझता हूँ कि व्यक्ति या बच्चा वही सफल होता है जिसका फिक्स्ड माइंडसेट नहीं होता। बिल्कुल। कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये नहीं कर सकता हूँ। तो टीचर को चाहिए, चाहे वो स्कूली शिक्षा का हो या विश्वविद्यालय स्तर का हो, कि उस बच्चे के मन में ये भाव पैदा कर दिया जाए कि तू बेटा जो सोच सकता है वो तू कर सकता है। दुनिया में कोई काम असंभव नहीं है, बस तू प्रयास कर। तो मुझे लगता है कि जो झिझक बच्चे के अंदर है, वो एक टीचर से एक ऐसा योद्धा है जो हर युद्ध में बच्चे को उस काबिल बना देता है जिससे कि वो अपनी भावी जीवन की चुनौतियों का सामना करने में दक्ष हो पाए। तो मुझे लगता है कि शायद टीचर और बच्चे के बीच की जो बॉन्डिंग है, इमोशनल टच देके हम बच्चे को उस लेवल पर ला सकते हैं। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे विचार हैं और वाकई में टीचर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और विद्यार्थी को वो आत्मबोध कराता है कि कितनी क्षमता है उसके अंदर। माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो जो शिक्षक गण है वो निरंतर अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हैं। चर्चा हम जारी रखेंगे, लेंगे यहीं पर एक छोटा सा ब्रेक। फिर से आपका स्वागत है संवाद कार्यक्रम में। आज हम बात कर रहे हैं शिक्षक दिवस के बारे में। हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर नरेंद्र थापक जी जो कि कुलगुरु हैं एलएनसीटी विश्वविद्यालय से, साथ ही में डॉक्टर उषा खरे जी जो कि प्रतिष्ठित शिक्षाविद हैं, श्रीमती संगीता सक्सेना जी जो कि प्राचार्य हैं कमला नेहरू सांदीपनी कन्या शासकीय विद्यालय से, और शिक्षक गण हैं, विद्यार्थी गण हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं शिक्षक दिवस पर। हम पूछना चाहेंगे डॉक्टर उषा खरे मैडम से। मैम, जिस प्रकार से थापक सर ने बताया कि आत्मज्ञान, आत्मबोध करवाते हैं शिक्षक गण की कितनी क्षमताएं एक विद्यार्थी में हैं, लेकिन इसके साथ साथ नैतिकता और हम बात करें अनुशासन की, तो इसके प्रति भी शिक्षक ही होता है जो एक विद्यार्थी को बताता है कि नैतिकता कितनी महत्वपूर्ण है जीवन में। तो आज के शिक्षक गण किस प्रकार से ये जो मूल्य है, नैतिकता के मूल्य हैं, सिखाते हैं विद्यार्थी गणों को? जी देखिए, अगर हम देखें कि सिलेबस के का जो पैटर्न है या वर्तमान में जो शिक्षा पद्धति चल रही है, ये तो सिलेबस के अंदर आ चुका है कि हमें बच्चों के ऑल राउंड होलिस्टिक डेवलपमेंट पर इन चीज़ों का विकास करना है। तो ऑब्वियसली जब सिलेबस का पार्ट है तो शिक्षक लोग तो पूरी कोशिश करके पूरे अच्छे से उनको सिखाने की कोशिश करते हैं। पर एक बड़ा प्रश्न आज के दिवस पर मैं समाज के सामने लाना चाहूँगी कि एक उंगली उठाने के पहले खुद को भी देखना है कि शिक्षक को भी कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि एम आई राइट और रॉन्ग, कि मैं जो सिखाने जा रहा हूँ वो सारे नैतिक मूल्य हमारे अंदर है कि नहीं है। तो अगर नैतिक मूल्य शिक्षक के अंदर होते हैं तो वो एक एनर्जी लेवल उनका हाई रहता है और बड़े अच्छे से निकल के आता है बच्चों के सामने। आँखों का जब आई कांटेक्ट बच्चों से होता है और उसके अंदर वास्तव में अच्छे मूल्य होते हैं टीचर के, तो फिर मान के चलिए कि एक वातावरण बनता है, एक रिफ्लेक्शन होता है और बच्चे मज़े में सारा कुछ बहुत अच्छा सीख के एक अच्छे नागरिक बनने की दिशा में, जो हमारे देश के काम आने वाले भविष्य है हमारा, वो बच्चे बनना शुरू हो जाते हैं। तो बड़ा अच्छा सा प्रश्न है कि शिक्षक कैसे सिखाते हैं। तो शिक्षक कोशिश पूरी करते हैं, सारी गतिविधियां कराते हैं, शिक्षक बच्चों के लिए तैयार करने में अपना पूरा समय और अपना मतलब देते हैं और एक अच्छे वातावरण का निर्माण करने में वो अपनी भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि जब हम अपने गुरुजनों को देखते हैं तो साक्षात ईश्वरी दर्शन होते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। और जो आई कांटेक्ट की बात की है कि शिक्षक के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो विद्यार्थी होता है उससे आई कांटेक्ट करके पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपना जो ज्ञान है वो ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, और तभी विद्यार्थीगण भी पूरी उत्सुकता से अपने शिक्षक गणों को सुनते हैं। हमारे साथ डॉक्टर दुर्गा सिंह जी हैं जो कि अपनी बात हम सभी से साझा करना चाहेंगे। शासकीय नवीन कन्या हायर सेकेंडरी नेहरू नगर स्कूल से हैं आप। जी दुर्गा जी, आप क्या विचार अपने व्यक्त करना चाहेंगे?
बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं सोचती हूँ कि ईश्वर का मेरे ऊपर आशीर्वाद है कि मुझे शिक्षक बनाया। जब मैं विद्यालय जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि बच्चे बिल्कुल सहज भावना से, प्रेम की भावना से मेरे पास आते हैं और मेरा अभिवादन करते हैं, और बच्चों को पूर्ण विश्वास होता है कि जो मैडम कहती हैं वही सही है। और हमने भी, यहाँ पे शिक्षक भी हैं, आप सभी ने भी अनुभव किया होगा कि बच्चे अपने कई बार माता पिता के भी विरोध में चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि जो हमारे टीचर कहते हैं वही सही है। बिल्कुल। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी जो स्वयं एक भगवान है, पर वो भी गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में गए और उन्होंने भी हमें, समाज को संदेश दिया कि गुरु का स्थान ईश्वर से भी बड़ा है। यहाँ पे मैं रामचरितमानस की एक चौपाई के माध्यम से भी आप सभी को बताना चाहूँगी। गुरु ग्रह गए पढ़न रघु राई, अल्पकाल विद्या सब आई। अर्थात पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान श्री राम जब गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में गए और उन्होंने जब अध्ययन प्रारंभ किया तो गुरु जी का उन्हें पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उन्होंने अल्प समय में संपूर्ण विद्याएं प्राप्त कर ली। मेरे कहने का आशय यह है कि वर्तमान में, जैसे अभी आप बता रहे थे कि टेक्नोलॉजी है, ऑनलाइन टीचिंग है, पर यदि वर्तमान में भी यदि बच्चे पूर्ण श्रद्धा के साथ अपने गुरु के पास जाते हैं, अध्ययन करते हैं और उन्हें आशीर्वाद प्राप्त होता है और वो पूरी अपने लक्ष्य में सफलता हासिल करते हैं, तो मैं बच्चों को भी यह कहना चाहूँगी, यदि आप में सच्ची लगन है, सच्ची श्रद्धा है, तो आप निश्चित ही आपको अपने लक्ष्य में विजय प्राप्त होगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दुर्गा जी। ये आपका सरल भाव है और वाकई में जब शिक्षक अपना ये सरल भाव अपने विद्यार्थी गणों के सामने प्रस्तुत करते हैं तो जो कठिन से कठिन शिक्षा होती है बहुत ही आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। और जिस प्रकार से रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने किस प्रकार से शिक्षा ग्रहण करी, पूरी सहजता से शिक्षा ग्रहण करी, इसके बारे में भी आपने बताया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। संगीता मैम, आपसे जानना चाहेंगे, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, शिक्षक गणों पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, अब सिर्फ ज्ञान देना एक विद्यार्थी को देना ज़रूरी नहीं है बल्कि उसके स्किल्स को निखारना भी उतना ही ज़रूरी है। तो इस हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ प्रयास किए जाते हैं? होलिस्टिक डेवलपमेंट से हमारा आशा है बच्चे के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। बिल्कुल। अब सर्वांगीण विकास में शामिल होता है बच्चा बात कैसे करे, स्वयं को प्रस्तुत कैसे करे, बिल्कुल, जो उसके अंदर खूबियां हैं उनको कैसे पहचाने, कैसे उन खूबियों को लेके आगे चले, और जो कमियां हैं उनको ठीक कैसे करे, इम्प्रूव कैसे करे। और शिक्षक का इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक शिक्षक विद्यार्थी को पहचानता है, जानता है कि उसके व्यक्तित्व के किस पहलू पर शिक्षक को काम करना है, और उस पहलू पर काम करके शिक्षक, कई बच्चों में बोलने के लिए शब्द उसके सुधारे जाते हैं, शब्द संयोजन सुधारा जाता है। कई बच्चों को ज्ञान तो है, ज्ञान को जानकारी से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, ज्ञान का विस्तृत स्वरूप है और उसमें बच्चे का संपूर्ण व्यक्तित्व समाहित होता है। और शिक्षक पहचान जाता है कि बच्चे में बोलने में कहाँ कमी आ रही है, कहाँ शब्द संयोजन अच्छा चाहिए, कहाँ बच्चे में प्रतिभा तो है लेकिन अपने को व्यक्त नहीं कर पा रहा, अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा। तो स्कूल में ये माहौल उपलब्ध होता है कि छोटी छोटी जगह, छोटी छोटी गतिविधियों पर शिक्षक बच्चों को बोलने के लिए अभिव्यक्ति का अवसर देते हैं और बच्चों में आत्मविश्वास आता है। और फिर यही बच्चे आत्मविश्वास लेकर और शिक्षक को देखकर अनुशासन सीखते हैं और नैतिकता का पाठ भी पढ़ते हैं। क्योंकि शिक्षक जब कक्षा में आता है ना, तो कक्षा में आकर सबसे पहले शिक्षक का आचरण क्या है, इसका प्रभाव विद्यार्थी पर पड़ता है। शिक्षक का कैसा वेशभूषा है, कैसा बच्चों से बात करते हैं, किस स्नेह से बात करते हैं, किस विद्यार्थी तक उनकी पहुंच है। शिक्षक की पहुंच हर विद्यार्थी तक कक्षा में होनी चाहिए और हमारे शिक्षक जो है वो हर विद्यार्थी तक पहुंच अपनी रखते हैं। बिल्कुल। और इसके लिए कई एक्टिविटीज़, कई नवाचार भी हमारे विद्यालयों में हो रहे हैं। जैसे मैं अपने विद्यालय का उदाहरण दूं तो हमारे विद्यालय में हम एक कोल्ड कॉलिंग करते हैं। मैं इसलिए उदाहरण बता रही हूँ अपने विद्यालय का क्योंकि बच्चों में आत्मविश्वास की कमी, ज्ञान तो मिल जाता है, इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारे सोर्सेज हैं स्कूल के अलावा भी, लेकिन वो उसे आत्मविश्वास के संग आत्मसात करें और फिर आत्मविश्वास से प्रस्तुत कैसे करें जहाँ ज़रूरत हो। तो हमारे विद्यालय में एक प्रक्रिया है कोल्ड कॉलिंग, जिसमें हम बच्चों के नाम की स्टिक्स बना के रखते हैं, हर कक्षा में रहती हैं, और शिक्षक अपने अध्यापन के दौरान क्या बच्चे को किस स्तर तक बात समझ आई, सीख पाया, उसके लिए स्टिक, कोई सी भी स्टिक निकाल कर जिस बच्चे का नाम आता है उससे पूछते हैं। तो सारे बच्चे कक्षा में अटेंटिव भी रहते हैं,
शिक्षक की बात भी सुनते हैं और हर बच्चे को ऐसा लगता है कि शिक्षक का मेरे ऊपर ध्यान है, बिल्कुल शिक्षक मेरे की पहुंच मेरे तक है, इसलिए विद्यार्थी ध्यान से सुनते हैं। बिल्कुल संगीता मैम बहुत अच्छा उदाहरण है और ये नवाचार वाकई में एक ऊर्जा भी उत्पन्न करता होगा। जो विद्यार्थीगण है वो पूरे अटेंटिव फॉर्म में पूरी क्लास पूरी कक्षा को अटेंड करते होंगे। स्थापक सर, विद्यालय से जोड़कर यही प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगी कि शिक्षा में स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंटी पर ज़्यादा जोर है, लेकिन क्या पारंपरिक शिक्षा और आधुनिक तकनीक शिक्षा में संतुलन संभव है? बिल्कुल संभव है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारी संस्कृति रही है जी सर, कि भगवान कृष्ण ने 64 दिन में यदि 14 विद्याओं 64 कलाएं सीखी हैं, तो पारंपरिक विद्या का केंद्र को ध्यान में रखते हुए हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, बिल्कुल। ये कि पूरी की पूरी पारंपरिक शिक्षा पर केंद्रित है। और जहाँ तक नवाचारों की बात है, तो नवाचारों में जो हमारी लेटेस्ट तकनीक है, विश्लेषण पद्धति है, विचारशीलता है, इनोवेशन है, शोध अनुसंधान है, इन सारी चीज़ों को जोड़कर यदि हम जो होलिस्टिक डेवलपमेंट की आपने बच्चों के साथ बात की कि हम भारतीय संस्कृति के साथ वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी किस पेडागॉगी को अडॉप्ट करें, दोनों के यदि हम मिलाकर सामंजस्य स्थापित करते हैं तो निश्चित तौर पर पारंपरिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा दोनों को मिलाने के बाद हम उस स्तर पर पहुंच सकते हैं जहां की हम पहुंचना चाहते हैं। बिल्कुल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने प्राथमिक स्तर से और विश्वविद्यालय स्तर तक जो नवाचार की बात कही है, उसमें अभी आदरणीय मोदी जी ने भी एक दिन कहा कि हम बच्चों को सिर्फ डिग्री देना नहीं चाहते, बल्कि कम से कम एक स्किल और हुनर के साथ बच्चे को डिग्री देना चाहते हैं, ताकि वह न केवल अपना जीवन यापन करेगा बल्कि अपने समाज और देश का नाम भी ऊपर ले जा सकता है। और विश्वगुरु बनने की मुझे लगता है यह प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिल्कुल सर। तो निश्चित तौर पर पारंपरिक और तकनीकी शिक्षा का जो सामंजस्य है, ये आगे आने वाले समय पर हमको बहुत ऊपर लेके जाएगा। अभी जो हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, आपने देख लिया कि जो भारत का ब्रह्मोस था, उसने साबित कर दिया कि पारंपरिक जो शिक्षा थी, जो भारतीय ज्ञान परंपरा का शोध अनुसंधान के माध्यम से ब्रह्मोस की रचना की गई, ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। यहीं से हमने आविष्कार किया, यहीं से इनोवेशन किया और उसको वास्तविक रूप में परिणत कर दिया और आज पूरा विश्व में हम परचम अपना फहरा रहे हैं। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से आपने बताया कि किस प्रकार से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनाई गई है, किस प्रकार से समागम किया है पारंपरिक शिक्षा का और आधुनिक शिक्षा का। और जो शिक्षक गण हैं उन्होंने बीड़ा उठाया है कि जो युवा अब हैं वो स्किल्ड युवा होंगे, नए भारत का निर्माण करेंगे। हमारे साथ ऐसे ही एक युवा है जितिशा मिश्रा, जो अपने विचार व्यक्त करेंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जितिशा मिश्रा। और जैसे कि हमने जाना प्रोग्राम की शुरुआत में ही कि एक शिक्षक को भगवान से ऊपर का दर्जा दिया जाता है, तो मेरा प्रश्न यही है कि ऐसी एक कौन सी जिम्मेदारी है जो एक शिक्षक को भगवान से ऊपर का दर्जा दिलाती है? उषा मैम आपसे पूछना चाहेंगे। उससे अच्छा, देखिए उषा मैडम से पहले हम जानेंगे इसी विचार को, फिर थापक सर विस्तार से बताएंगे। जी देखिए, आपका प्रश्न ये है कि भगवान से ऊपर का दर्जा शिक्षक को मिला है, तो मैं थोड़ा सा एक्शन से बताती हूँ। बेटा, हम कक्षा में जाते हैं, हम आपको क्या कुछ दे सकते हैं? तो देते हैं। जब हम मंदिर में जाते हैं, हम भगवान को क्या दे सकते हैं? भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, भगवान हमें भर भर के देता है। इसी प्रकार जब हमारे विद्यार्थी हमारे सामने बैठे होते हैं, तो वो भी एक ज्ञान की आस लेकर हमारे सामने होते हैं, और शिक्षक भी एक जो गुरु के रूप में या ईश्वर के रूप में खड़ा होकर भर भर के जो उसके अंदर ज्ञान है वो उनको देता है, जो कौशल है वो उनको उन तक प्रदान करता है। तो देने की जो बात है, एक ईश्वर देता है और एक शिक्षक देता है, इसलिए शिक्षक को ईश्वर के समतुल्य समझा गया है। हम कक्षा में जाकर ये नहीं मांगते हैं कि बेटा तुम क्या लाए हो, जरा लाओ मुझे दो। मतलब मांगने की स्थिति नहीं रहती, देने की रहती, हाथ ऐसा रहता है। इसलिए गुरु गोविंद दो कड़े वाली बात है। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा भाव आपने समझाया कि जब गुरु के पदवी पर एक शिक्षक आता है तो वो एक बिल्कुल निस्वार्थ भाव के साथ आता है और वो सिर्फ ज्ञान देने के लिए वो स्थान ग्रहण करता है। थापक सर, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? इतिहास साक्षी है कि आपने अनुभव किया हो कि चाहे वो रामायण काल रहा हो या द्वापर युग, व्यक्ति के जीवन में सफलता के लिए आध्यात्मिक और सांस्कृतिक और सामाजिक शिक्षा दोनों का मेलजोल बहुत होना जरूरी है। यदि हम रामायण में देखते हैं तो ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र, जहाँ ऋषि वशिष्ठ राम जी को और उनके भाइयों को आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं, जबकि विश्वामित्र सांसारिक जीवन कैसे जिया जाए इसकी शिक्षा देते हैं। वहीं द्वापर युग में आचार्य द्रोण
इनको आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं और भगवान कृष्ण सही जीवन में कैसे जिया जाए, जीवन जीने की कला सिखाते हैं। तो वही शिक्षक की भूमिका भी है कि हम आपके साथ प्यार, दुलार, उपकार और एक पुत्रवत स्नेह करते हुए उन सभी गुणों में पारंगत बनाना चाहते हैं जिसके कि आप पात्र हैं। एक पिता के बाद यदि सबसे ज़्यादा खुशी होती है अपने बच्चे या स्टूडेंट के आगे जाने के बाद, तो वह शिक्षक ही होता है। शिक्षक बड़े गर्व से कहता है कि मेरा छात्र है। क्यों कहता है? क्यों? उसने अपने जीवन के जो समस्त अनुभव हैं उनका निचोड़ आपको देने की पूरी कोशिश की है, और वो कोशिश करता है कि वो जो खुद नहीं कर पाया वो अपने शिष्यों में टीचर उस महत्वाकांक्षों को परोसना चाहता है। इसीलिए जो शिक्षा की गुरुता है और लोगों की अपेक्षा कई गुनी होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व विकास के साथ जितने भी गुण शिक्षक में होते हैं, जैसे मैडम ने भी बताया कि टीचर के का जो लहजा है, उसकी बोलचाल की भाषा, उसका पहनावा, उसकी स्टाइल, मैं खुद अपने टीचर को मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि मेरे टीचर होते थे डॉक्टर आईए खान। मैं सागर यूनिवर्सिटी में उस जमाने पढ़ता था। उन टीचर्स की मैंने जो बोलने की कला है, वेल डियर फ्रेंड्स से शुरू करते थे। वो जो पढ़ाते थे उसको एक बार रिपीट करते थे। तो मैंने उनको फॉलो किया और आज मैं एक बहुत सफल शिक्षक रहा, और शिक्षक से लेकर आज मैं कुलपति तक हूँ ड्यू टू टीचर। बिल्कुल, और यही भाव होता था हमारे गुरु शिष्य परंपरा का भी। और बचपन से जो गुरु हमें शिक्षा दे देता था, जीवन भर उस गुरु का हाथ थाम लेते थे, जिससे वो भवसावर का जो ये जीवन है उस नैया को पार लगा देता था। और यहीं रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, और संवाद पर इस विषय पर चर्चा जारी रहेगी। कुछ ही देर में पुनः हम हाजिर होते हैं। पुनः आपका स्वागत है संवाद कार्यक्रम में। आज हम बात कर रहे हैं शिक्षक दिवस के बारे में, और हमारे साथ जो पैनल है उनसे हम चर्चा जारी रखते हैं। उषा मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि अब समाज और पेरेंट्स जो हैं, अभिभावक हैं, उनकी बहुत अपेक्षाएं होती हैं शिक्षक गणों से, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी जी, मेरा इस मंच से सभी अभिभावकों से एक ही विनम्र निवेदन है कि वर्तमान समय में अपने बच्चे पर पूरा का पूरा ऐसा थोपिए मत कि हमने स्कूल में दाखिला दिला दिया है तो सारी जिम्मेदारी मैनेजमेंट और शिक्षकों की है। आप भी एक माता पिता के रूप में अपनी भूमिका पूरी निभाएं, बच्चे पर निगरानी रखें। जिम्मेदार मतलब आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही पर्याप्त नहीं है, तो अभिभावकों को अपनी जिम्मेदारी में एक वाचिंग मोमेंट अपने रखना पड़ेंगे। देखना पड़ेगा कि आज का बच्चा उनका किन गतिविधियों में संलग्न है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, उसके साथ मित्रवत व्यवहार रखते हुए स्कूल की आबो हवा क्या है उसकी जानकारी बच्चे के माध्यम से लेनी होगी। उसके संगी साथी क्या कर रहे हैं, किसके साथ वो बैठता है, मिलता है, जुलता है, इसकी जानकारी भी माता पिता को लेनी चाहिए। तो अभिभावकों का भी एक परम कर्तव्य है कि वो एक अच्छा एक मैत्रीवत व्यवहार विद्यालय से और अपने बच्चे से बना कर रखें, बच्चे से जुड़ाव रखें, एक प्रोफेशनली तरीके से स्कूल में दाखिला ना दिला के एक इमोशनली इन्वॉल्वमेंट रखें और अपने बच्चे के चरित्र निर्माण के साथ साथ उसकी प्रगति में अच्छे मतलब सहयोगी बने। बिल्कुल मैम, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि शिक्षक गणों के साथ साथ अभिभावकों की जो भूमिका रहती है ये भी बहुत खास है, तभी जो विद्यार्थी है वो अपने जीवन में सफल हो पाता है। हमारे साथ कुछ विद्यार्थीगण हैं जो अपने विचार रखना चाहेंगे, प्रश्न पूछना चाहेंगे। दृश्यता गुप्ता, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। नमस्कार सर, मैं दृश्यता गुप्ता। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके समय के जो विद्यार्थी थे और आज के विद्यार्थी जो हैं, आप उन लोगों में क्या अंतर देखते हैं? विद्यार्थी तो आजीवन विद्यार्थी होता है, लेकिन शिक्षक जरूर अपने राष्ट्र धर्म का पालन करता है। शिक्षक एक जीती जागती पाठशाला है। विद्यार्थी पहले भी नटखट होते थे, आज भी उच्छृंखल हैं, लेकिन उनके बीच में समरसता और सामंजस्य बनाए रखने के लिए टीचर की उतनी ही भूमिका है जितनी एक पिता की होती है, जो मैडम ने आपको बताया। आज का जो दौर है कि हमने बच्चे को स्कूल भेज दिया और इसके बाद हम झांकते तक नहीं हैं। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, बच्चे का डिग्री मिल गई, वो बच्चा आ जाता है। बच्चा किससे मिलता है, किससे दोस्ती रखता है, क्या खान पान करता है, उसकी सोच क्या है,
तो मुझे ऐसा लगता है कि जो टीचर है वो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चा कहीं भी जाता है, इवन टीचर और छात्र का संबंध कॉलेज के इतर, संस्थान के बाहर जीवन में हर मोड़ पर रहता है। कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिनसे मार्गदर्शन हम आज भी लेते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी मेरे खुद व्यक्तिगत 25 साल पुराने हैं कि अभी भी उनकी कोई व्यक्तिगत प्रॉब्लम होती है तो हमसे पूछते हैं कि सर मार्गदर्शन दीजिए। तो जो बॉन्डिंग है ना, बच्चे तो पहले ही बच्चे थे, आज भी हैं, लेकिन टीचर का जो रूप है थोड़ा सा भी हमारा विकृत हुआ है। मुझे कोई शर्म नहीं है कि जो मैडम ने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि टीचर अपनी गरिमा को थोड़े से खोते जा रहे हैं। हम बच्चों के गले में हाथ डाल के घूमते हैं, हम बच्चों के साथ पार्टी करने लगते हैं, हम बच्चों से कहते हैं कि कहीं बाहर चलते हैं, तो जो एक सामान्य पिता पुत्र का नाता था उसमें थोड़ी सी कमी आई है। तो मुझे लगता है जो रुजुता है ये दोनों ओर से हुई है। तो बच्चों को टीचर के साथ और टीचर को बच्चों के साथ सामंजस्य बनाए रखने की बहुत आवश्यकता है। हम बहुत ज़्यादा अति उत्साही ना हो, पाश्चात्य संस्कृति का वर्णन ना करें, बल्कि हमारी जो संस्कृति में टीचर का सम्मान है उसके प्रति भी हम जागरूक रहें। मुझे लगता है कि शायद इस समय की मांग भी है। सर, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि जो आदर भाव था पुराने ज़माने में, वो आदर भाव कहीं ना कहीं दोनों के वजह से, शिक्षक गणों की वजह से भी, विद्यार्थी गणों की वजह से भी, जिसकी वजह से ये डिफरेंसेस हम देख पा रहे हैं, जो आदर भाव है वो कम होता जा रहा है विद्यार्थी गणों का। तो शिक्षक गणों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उनके खुद स्वयं के व्यक्तित्व का निर्माण उनको करके रखना पड़ता है और जो आदर्श जीवन है उसको अपनाना पड़ता है। हमारे साथ संगीता मैडम है। संगीता मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि महिलाओं की क्या भूमिका है शिक्षा के क्षेत्र में। बात करें शिक्षा जगत में जो महिलाएं होती हैं उसको आप किस रूप में देखती हैं, क्योंकि जब टीचर की बात होती है तो ऑटोमेटिकली एक इमेज दिमाग में रहती है कि टीचर एक महिला ही होगी और महिला की बात ज़्यादा एक विद्यार्थी समझ पाता है। देखिए, हमारे सनातनी परंपरा में माँ को पहला गुरु माना गया है। बिल्कुल। माँ का संबंध अपने शिशु से, अपने पुत्र पुत्री से जो होता है, इसीलिए शायद माँ ही पहला अक्षर बोलना सिखाती है, माँ ही उंगली पकड़ के चलना सिखाती है। वर्तमान परिदृश्य में माँ और पिता दोनों समान भूमिका में अवश्य है, ये मैं स्वीकार करूंगी और मुझे इस बात पर गर्व भी है कि माता और पिता दोनों अब बच्चे के बढ़ने में समान रूप से सहायता करते हैं। क्योंकि माँ पहली बार बच्चे को बोलना सिखा रही है, माँ को गुरु का दर्जा दिया है, तो वही छवि हमारे शिक्षकों में भी, इसीलिए महिला शिक्षकों की छवि देखी जाती है कि महिला शिक्षकों पर ज़्यादा दायित्व माना जा रहा है। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में देखें हम तो महिला और पुरुष दोनों शिक्षक समान दायित्व निभा रहे हैं और पुरुष शिक्षक भी उतनी ही जिम्मेदारी से काम करते हैं और पितृवत स्नेह भी दे रहे हैं। और महिला शिक्षक तो हमेशा से, चूँकि कोमल स्वभाव होता है, ममत्व उनके अंदर स्वाभाविक रूप से होता है, इसलिए जब वो विद्यार्थियों के साथ जुड़ती हैं तो ज़्यादा स्नेहपूर्ण उनका व्यवहार बच्चों के संग होता है, इसलिए बच्चे अपनी बात खुलकर कह पाते हैं। कहीं इसके पीछे परिवारों का भी माहौल जिम्मेदार हो सकता है, जहाँ परिवार में पिता की भूमिका केवल एक सेवा प्रदाता, क्षमा चाहूँगी ऐसे शब्द बोल रही हूँ, उसके रूप में देखी जा रही है कि बस पिता कमाते हैं और घर में लाते हैं और सुविधा उपलब्ध कराते हैं। बिल्कुल। बाकी बच्चे के विकास में सारा ध्यान माँ दे रही है। बिल्कुल। ये भी जिम्मेदार, शायद इसके कारण हमारे विद्यालय में ऐसा लगता है विद्यार्थियों को कि हम अपने पुरुष शिक्षकों से अपने मन की बात नहीं कह पाएंगे, लेकिन सत्यता ये नहीं है। पुरुष शिक्षक भी बहुत स्नेहमय वातावरण में अपने विद्यार्थियों से बात करते हैं और बच्चे अपने मन की बात उनको बताते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे विद्यालयों में जहाँ महिला और पुरुष समान रूप से शिक्षा दे रहे हैं और शिक्षा के साथ साथ बच्चों को एक वात्सल्य भी और स्नेह भी दे रहे हैं। बिल्कुल। हमारे साथ विद्यार्थी गण हैं। तरुण चंदेल, आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। नमस्ते सर, मेरा पहला प्रश्न है एनके ताफक सर से। क्या आप मानते हैं कि आज के दौर में हम जो गुरु शिष्य परंपरा उसको पुनः स्थापित कर सकते हैं? और जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, चैट GPT, इसका बहुत ज़्यादा ऐड ऑन हो रहा है एजुकेशन में, तो इसकी मतलब कितनी शुद्धता है आज के दौर में या पुराने दौर से हम कंपेयर करें तो? आपने महाभारत में एक एग्जाम्पल सुना होगा कि अभिमन्यु जब गर्भ में था तो अर्जुन ने जो 7 द्वार 6वें द्वार तक तो बात बता दी कि आप अश्वमेघ जो क्या बोलते हैं चक्रव्यूह से कैसे पार करेंगे। तो जब उस सुनते सुनते उसकी माँ सो गई, बच्चा पैदा हुआ तो अभिमन्यु वहाँ तक तो पहुँच गया। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि क्लास टीचिंग
इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप क्लास में बिना मन के भी आते हैं तो 50% तो आप ग्रास्प कर लेते हैं, बिल्कुल सर। बिना नहीं भी आप चाहते हैं कुछ भी सीखना। तो जो एआई है, मोबाइल है, यूट्यूब है, एक ऐसी स्वर्णिम अप्सरा की तरह है कि जिसकी चकाचौंध हमको आकर्षित करती है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम भी तटस्थ, विश्वामित्र नहीं, कोई ऐसा ऋषि बने कि एक लिमिट से ज्यादा हम उसमें डूबे नहीं। आज समय की मांग है, हर बच्चा 6 घंटे से 8 घंटे तक सोशल मीडिया में डूबा रहता है। आपका जो माइंड है ना, एक कुंद हो जाता है। तो क्लास टीचिंग बहुत जरूरी है। आप क्लास में आइए, नोट्स बनाइए, जो पढ़ा है उसको घर में रिवीजन करिए। बिल्कुल। आजकल बच्चे क्या करते हैं, गूगल में पढ़ते हैं, यूट्यूब से पढ़ते हैं, नोट्स बना लेते हैं। उसको टीचर और बच्चे के बीच में जो सामंजस्य होना चाहिए था वो खत्म होता जा रहा है। तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो प्यार, वो स्नेह, वो वात्सल्य और ममत्व टीचर और स्टूडेंट के बीच में स्थापित हो सकता है। आजकल तो पेरेंट्स भी चाहते हैं कि मेरा बच्चा नॉन अटेंडिंग रहेगा, बच्चा आएगा नहीं। हम लोग जब सख्ती करते हैं 75% की तो बड़े नाराजगी व्यक्त करते हैं कि साहब हमने इसलिए थोड़ी एडमिशन दिलाया था। दूसरी अपेक्षा बच्चों के सामने ही जब पेरेंट्स करते हैं कि मेरे बच्चे के 70-80% आना चाहिए, मेरा बच्चा पढ़ेगा नहीं। जी सर, बहुत तो अच्छे से सर। ऐसी चीजें हैं, तो हम उसको कैसे बेटा स्थापित कर सकते हैं। तो मुझे लगता है दोनों ओर से थोड़ी थोड़ी पहल करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे से पूरे विस्तार तरीके से आपने समझाया कि किस प्रकार से टेक्नोलॉजी और जो सामने से हम पढ़ते हैं, जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसकी बात अलग होती है, उससे हमें ज़्यादा ज्ञान प्राप्ति होती है। और अब हमारे बीच एक विद्यार्थी स्कूल की हैं, अनम जी, आप अपने विचार व्यक्त करें संक्षिप्त में। नमस्ते मैम। नमस्ते, मेरा नाम अनम खान है और मेरा सवाल उषा मैम से है, क्योंकि आप मैम बड़े लंबे समय से शिक्षा क्षेत्र में रही हैं, तो आपके अनुसार एक अच्छे विद्यार्थी में क्या गुण होना चाहिए और हमें अच्छा विद्यार्थी बनने के लिए अपने अंदर क्या परिवर्तन लाने चाहिए, तो आप बता सकते। बिल्कुल मैम, इसी के प्रश्न के साथ आप शिक्षक दिवस पर क्या शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए, वो भी बताएं। जी बेटा, बहुत प्यारा प्रश्न जिसका मुझे इंतजार था कि अच्छे विद्यार्थी में क्या गुण होना चाहिए। देखो, सबसे अच्छे विद्यार्थी के अंदर तो एक आदर का भाव होना चाहिए, और अगर कुछ मिल रहा है तो उसको ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए। वो सम्मान करता है, प्रतिदिन स्कूल आता है, अपने शिक्षकों से जुड़ा रहना चाहता है, तो मान के चलो उसका जीवन सफल। और अच्छे शिक्षक के ये कैरेक्टर हैं कि वो पूरी आबो हवा, जो स्कूल की आबो हवा है, कक्षा का मैनेजमेंट है, कक्षा प्रबंधन और जो आर्ट ऑफ टीचिंग है, माइक्रो टीचिंग स्किल्स है, उन सब का उपयोग करके उस बच्चे के पूरी तरह शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास पर ध्यान दे। तभी वो मान के चलो कि बच्चे का भी विकास बहुत अच्छा होगा और शिक्षक को भी संतुष्टि मिलेगी। और एक शिक्षक की भूमिका में मैंने 40 साल तक काम किया है और मुझे बेहद खुशी होगी कि मैंने इतने नोबल प्रोफेशन में काम करते हुए वो जीवन का सारा आनंद प्राप्त किया, जिसके कारण मैं आज भी मुझे एहसास ही नहीं होता। मैम, आप एक आदर्श के स्वरूप में है शिक्षा के क्षेत्र में, क्या संदेश आप जो शिक्षकगण हमको देख रहे हैं आज शिक्षक दिवस पर, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं ये दूंगी कि बहुत कठिन समय है। आज शिक्षक को शिक्षक की मर्यादा में रहना चाहिए, विद्यार्थी को विद्यार्थी की मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। अगर हम एक संतुलित समाज का निर्माण करना चाहते हैं तो हमें अपने उत्तरदायित्वों का ज्ञान होना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए और प्रयोग में हमें वो सारा वातावरण अच्छा बनाना चाहिए जिससे हम एक अच्छे उज्ज्वल समाज की स्थापना कर सकें। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा विचार है। और इसी प्रकार से थापक सर, आपसे जानना चाहेंगे, कई सारे शिक्षकगण आज हमें देख रहे होंगे, विद्यार्थीगण हमें देख रहे होंगे, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? विश्व गुरु बनने की प्रक्रिया चालू हो गई है। बिल्कुल। जो 2047 की बात हमारी गवर्नमेंट भी करती है, तो मुझे लगता है कि हमको अपनी जो क्षमताएं हैं, पूर्ण क्षमताओं का प्रयोग करते हुए सारे शिक्षक को अपने पूरे शिक्षकत्व को आधार मानकर अपने जीवन के संपूर्ण अनुभव को अपने विद्यार्थियों में ट्रांसफर करना चाहिए, जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ी न केवल भावी जीवन की चुनौतियों का सामना करने में दक्ष हो, बल्कि एक स्वर्णिम भारत, सशक्त भारत की रचना कर पाए और आने वाली पीढ़ी को उत्तराधिकार के रूप में कुछ पुरा संपदा भी हस्तांतरित करे, जिसमें हमारे संस्कार हो, जिसमें हमारी संस्कृति हो, जिसमें हमारा पर्यावरण हो और जिसमें सामाजिक ताना बाना हो। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों को समाहित करने की जरूरत है और मैं शिक्षक दिवस के अवसर पर पूरे संपूर्ण भारत देश के शिक्षकों को
बधाई देना चाहता हूँ कि इन आचरणों को यदि आप उतारते हैं तो निश्चित तौर पर हम विश्व बंधुत्व की भावना को, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को भी पूरा करने में अपनी महती भूमिका निभा सकते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत अच्छा विचार सर आपका। और इसी प्रकार से संगीता मैडम, आपसे हम क्या संदेश देना चाहेंगे, आप जितने दर्शक हमको देख रहे हैं? शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रिय विद्यार्थियों को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि एक अच्छा विद्यार्थी बनिए, उत्सुकता और प्रश्न हमेशा अपने जहन में रखिए। आप जितने प्रश्न पूछेंगे, उत्सुकता होगी, उतना ही आप ज्ञान आप पाएंगे, उतना ही सीखेंगे। और अपने माता पिता और शिक्षकों के लिए आदर और सम्मान का भाव रखिए। और हमारे राष्ट्र के समस्त शिक्षकों को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं और नमन भी करना चाहूँगी कि उन शिक्षकों की बदौलत ही आज हमारा राष्ट्र जो है विश्व की 5 महाशक्तियों के कतार में खड़ा हुआ है। तो सारे भारत के, हिंदुस्तान के सारे शिक्षकों को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं और नमन। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नरेंद्र थापक जी, आपके विचारों के लिए। आपने बहुत अच्छे से सभी को बताया कि कितना महत्वपूर्ण है शिक्षक और विद्यार्थी का सामंजस्य बिठा के रखना। डॉक्टर उषा खरे जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीमती संगीता सक्सेना जी, आपने भी अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही में हमारे साथ जितने भी शिक्षकगण, विद्यार्थीगण जिन्होंने इस परिचर्चा में सहयोग प्रदान किया, उनका हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और जिस प्रकार से हमें ज्ञात है कि भारत पुनः विश्व गुरु बनने के लिए तैयार है और इस पूरी तैयारी में शिक्षक गणों की जो भूमिका है वो महती है, विद्यार्थी गणों की भूमिका बहुत महती है, क्योंकि जब युवा सशक्त होंगे तभी हमारे सशक्त भारत का निर्माण होगा। सभी शिक्षक गणों को शिक्षक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार। धन्यवाद।